जो बिल्कुल ज़मीन पे थे, जिन्हें कोई जानता भी नहीं था, और विधानसभा का चुनाव लड़वाए। लेकिन हमने देखा कि वो लोग चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव हार गए तो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग अवसरवादी है। जब अवसर पड़ता है तब बहुजन समाज पार्टी में आते हैं, और जैसे ही इनके स्वार्थों की सिद्धि होती है फिर वो दूसरे की पार्टी में गए। लेकिन आप ये भी देखिए कि वो लोग मिलने कब गए और किन हालातों में गए और कैसे गए। हमें सारी चीज़ों का एनालाइजेशन करना होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। हमें पता चलता है कि जब किसी तीसरे को राजनीति में नहीं आने देता तो तब इन दोनों पार्टियों का जो गेम है गुल्ली डंडे का, हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहती है, हिंदू की बात करती है और वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। तो किस आधार पर ये कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? वही दूसरी तरफ अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की खत्म हो गया है। तो जरूरत है उस कैडर को जिंदा करने की, क्योंकि जब तक वो कैडर जिंदा नहीं होगा, जब तक लोगों को वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब तक लोग अपने जीवन को एक स्वाभिमान के साथ में, एक सम्मान के साथ में नहीं जी पाएंगे। अगर संगठन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को अपना मजबूत करना है तो जरूरत है उस मानवता की। आज मान्यवर साहब को लोग याद कर रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है यूपी में कुछ लोग बाबा साहब के, मान्यवर काशीराम के और बहन मायावती के भी पोस्टर जला रहे हैं। कैसे देख रही है दोनों चीज़ों को? देखिए, इस घटना की मैं बिल्कुल ही निंदा करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम क्यों दे रहे हैं। क्योंकि हम साफ साफ देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी हैं, बिहार में भी चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। हम अच्छी तरह से जानते हैं। और कहीं ना कहीं आज जो एक लोग नेतृत्व की तलाश कर रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में हर कोई आए, और आज अपने चेहरे को चमकाने के लिए लोग इस तरह की जो घिनौनी घटनाएं हैं उनको अंजाम देने का काम करें। तो हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कि किस तरह से, और खासकर मैं यहाँ पर उन महिलाओं को भी टारगेट करूंगी जो उस निंदनीय काम में उनके साथ में शामिल थी। आप एक महिला होकर एक महिलाओं की तस्वीर को जलाने का, और वो भी उस महिला को जिसका संघर्ष समर्पण के कारण इस बहुजन समाज को एक, मैं कहूँगी कि कॉलर तान कर खड़े होने का, खड़े होकर बात करने का और एक स्वाभिमान से लड़ने का मौका मिला। आज उसी महिला के खिलाफ आप मतलब एक आंदोलन चला रहे हो और उसी महिला के पोस्टर, उसके पार्टी के झंडे जलाने का काम करते हो। तो वास्तव में बहुत ही निंदनीय घटना है। और जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो सोचना पड़ेगा कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही है और इनके पीछे क्या कारण है। अगर इनके कारणों में आक्रोश है, देखिए, ये लोगों में आक्रोश की आपने बात करी है, आक्रोश हो सकता है, आक्रोश कुछ अपने निजी स्वार्थों तक हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं बहन जी की कि जो हाथरस में घटना घटी है, बहन जी ने उस पर कितना मतलब संज्ञान में लिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पर बहन जी ने उस घटना पर संज्ञान भी लिया है, और बहन जी के कुछ कार्यकर्ता है, उनकी मंडली भी वहाँ पर गई है, उनसे मिलके भी आए हैं। और ऐसा नहीं है कि बहन जी की नज़रों में कोई घटना नहीं आती है। अगर बहन जी पर आज लांछन लगाने का काम करें तो सबसे पहले जो लोग लांछन लगा रहे हैं उनको ये सोचना होगा कि ना तो बहन जी सत्ता में काबिज है, और ना ही उत्तर प्रदेश में अगर वो सीएम होती है, किसी अन्य पद पे होती, तब हम उन पर उंगलियां लगाते तो हमारा उंगली उठाना जायज़ था। आज बहन जी सत्ता से बाहर है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बहुजन समाज का बहुत भारी तबका है, मैं वो तबका कहूँगी जो बिल्कुल ही मैं कहूँगी कि एक स्वार्थ पूर्ण रवैये से होकर एक अपने निजी स्वार्थों के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो अगर आज सवाल बनता है तो हमें सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल करना लाजमी है। जो व्यक्ति सत्ता में ही नहीं है आप उसको कटघरे में खड़ा कर रहे हो तो ये तो मेरी दृष्टि से बिल्कुल गलत है। सत्ता में योगी जी है, आप सवाल करो योगी जी के यहाँ जाओ, उनका पुतला जलाओ, उनके पोस्टर जलाओ, उनके खिलाफ नारेबाजी करो, लेकिन हमारे लोग उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे। वो हमेशा बहन जी को टारगेट करते हैं, और बहन जी को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज जो बहन जी की एक छवि है वो पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। और बहन जी का शासनकाल सबने देखा है कि किस तरह से बहन जी का जब शासनकाल रहा था, वो जो लॉ एंड ऑर्डर था कितनी मजबूती के साथ में वहाँ पर चलता था। क्योंकि हर किसी, एक पुलिस कर्मचारी ले लो या किसी भी कर्मचारी को ले लो, बहन जी का खौफ उन लोगों के अंदर रहता था। क्योंकि जो उनका शासन था, जो एक अनुशासित शासन था, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक दमखम रखता था और बोलता था। नहीं, आपने अभी हाथरस मामले की बात करी, आपको नहीं लगता कि बहन जी को वहाँ पर जाना चाहिए था? देखिए, हर कोई ये उम्मीद क्यों करता है कि बहन जी वहाँ पर जाएं। अब अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, क्या मोदी जी वहाँ पर मिलने गए? क्या मोदी जी मिलने गए हाथरस की घटना पर? अगर मोदी जी वहाँ पर जाते तो शायद लोग उनकी वाहवाही कर रहे होते। या योगी जी वहाँ पर गए? योगी जी वर्तमान में सीएम है, योगी जी को जाना चाहिए था। जो वहाँ की महिला आयोग की मंत्रिमंडल की अध्यक्ष है उसको जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की सरकार से ना तो योगी की तरफ से कोई गया, ना ही महिला आयोग की तरफ से गया, और ना ही मोदी की सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिमंडल ऐसा नहीं गया। तो जो लोग सत्ता में ही नहीं है उनसे बार बार सवाल क्यों बनते हैं? और ये तो मूर्खता है कि जो लोग सत्ता में नहीं है, बहन जी तो नेता मानता है ना। देखिए, बहन जी को तो नेता मानता है। बहन जी की नज़रों में हर घटना
अच्छी तरह से होते हैं और बहन जी उन पर संज्ञान भी लेती है। लेकिन जब हमारे पास में पावर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? आप खुद बताइए। आज मेरे हाथ में पावर नहीं है और मैं आपको ये कहूँ, आप मुझे ये कहो कि नीलम जी आप मेरा ये काम करा दी, मेरे हाथ में पावर नहीं है तो मैं कैसे करा दूँ? हमारा समाधान योगी के पास है, हमारा समाधान जितनी भी घटनाएं हो रही हैं देश में वो देश के प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन हमारे लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, उनको कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे। राहुल गांधी प्रियंका के पास भी नहीं ना, वो लोग तो गए ना मिलने। देखिए वो लोग मिलने गए, लेकिन आप ये भी देखिए कि वो लोग मिलने कब गए और किन हालातों में गए और कैसे गए। हमें सारी चीज़ों का एनालाइजेशन करना होगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर चाहे हम कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है। हमें पता चलता है कि जब किसी तीसरे को राजनीति में नहीं आने देता तो तब इन दोनों पार्टियों का जो गेम है गुल्ली डंडे का वो शुरू होता है। वो उसको प्रमोट करता है, वो उसको प्रमोट करता है। कहीं ना कहीं अपनाने लगा सांपनाथ को, नागनाथ को। देखिए समाज की गलती है जो समाज इस तरह से इनके अंदर जा रहा है। इनके अंदर भले समाज के हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जा रहे हैं और भले वो अपने आप में बुद्धिजीवी होंगे, लेकिन अगर हम एक मिशन मूवमेंट की बात करें, मिशन मूवमेंट के तहत उन लोगों का एनालाइजेशन करें तो मैं बिल्कुल भी उन्हें पढ़े लिखे नहीं कहूँगी, क्योंकि बाबा साहब हमेशा एक बात कहा करते थे कि मैं बुद्धिजीवी या पढ़ा लिखा व्यक्ति उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान करता है। लेकिन आज बहुजन समाज में इतने सारे नेता पनप रहे हैं, ना तो वो ये आकलन कर पाते कि सामने वाली पार्टी है वो हमारी हितैषी है या हमारी किस तरह से विद्रोही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से पिछले 7 साल का मैं रिकॉर्ड की बात करूंगी, मैं पीछे नहीं जा रही 50 साल में, मैं सिर्फ 7 साल की बात करूंगी। 7 साल में जिस तरह से इस बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार शोषण हो रहा है, या युवाओं की बात करूँ या महिलाओं की बात करूँ या इस देश का जो पढ़ा लिखा युवा है उसके ऊपर की बात करूँ, या मैं पर्टिकुलर एक जो माइनॉरिटी समाज में आता है मुस्लिम समुदाय, जैसे कि आपने एनआरसी का मुद्दा कितना गरमाया हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि लगातार इस देश में जो एक दबा कुचला तबका है उसको ही दबाने का काम किया जा रहा है। और दबाने का काम जो सरकार में बैठे लोग हैं, क्योंकि हमें पता है ना तो वो हमारी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं और ना ही इस देश का बहुत बड़ा जो तबका है उसकी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। और वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि इस देश का जो बहुत बड़ा तबका है उसका विकास हो या वो आगे बढ़े। क्योंकि मोदी जी की पार्टी हमेशा बात तो करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन किस तरह से सबका साथ और सबका विकास हो रहा है। लोग यहाँ पर भी अभी मौजूद हैं जो बीएसपी की नीतियों के खिलाफ हैं। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, वो उनका पर्सनल व्यक्तित्व हो सकता है। अब मेरी किसी से कोई पर्सनल बात हो सकती है, मैं किसी पार्टी से पर्सनली हो सकती है, लेकिन जब संगठन की बात आती है और संगठन का, तो देखिए अगर हम संगठन में है तो हमारा दायित्व बनता है। हमारी पार्टी 1% हो सकता है कहीं गलत हो, और मैं ये नहीं कहती कि पार्टी गलत होती है, पार्टी कोई भी गलत नहीं होती। गलत वो लोग होते हैं जो उसको गलत मंशा से चलाते हैं। बाबा साहब ने संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन को सौंपा था पूरे मंत्रिमंडल को, उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान अच्छा या बुरा तब हो सकता है अगर उसको चलाने वाले सही मंशा के हो। अगर सही मंशा के चलाने वाले होंगे तो उस देश का संविधान अच्छा होगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर पार्टियों पर भी लागू होती है। पार्टी कोई बुरी नहीं होती है, बुरी होती है उसकी आइडियोलॉजी। अगर मैं बात आइडियोलॉजी की करूँ तो आप सबको पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी क्या है। वो इस देश में सिर्फ हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहती है, हिंदुओं की बात करती है और वो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? इस देश में मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, तो किस आधार पर ये कहते हैं कि हम भारत को विश्व गुरु हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस की कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। अगर मैं उसकी बात करूं तो अवसरवादी, जिधर अवसर होता है उधर ही वो लुढ़कने का काम करती है। अगर यहाँ पर मैं एक मजबूत आइडियोलॉजी की बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी इतनी मजबूत है जो बात करती है समता मूलक समाज की स्थापना की। और समता मूलक जी तो सहमत होंगे कि संगठन कमजोर तो हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगठन कमजोर हुआ। और संगठन कमजोर होने के भी बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्तियों के निजी स्वार्थ। अभी हमने वर्तमान में देखा है बहुत सारे लोगों को पार्टी ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो बिल्कुल जमीन पे थे, जिन्हें कोई जानता भी नहीं था और विधानसभा का चुनाव लड़वाए। लेकिन हमने देखा कि वो लोग चुनाव लड़ने के बाद जब चुनाव हार गए तो वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग अवसरवादी है, जब अवसर पड़ता है तब बहुजन समाज पार्टी में आते हैं और जैसे ही इनके स्वार्थों की सिद्धि होती है फिर वो दूसरे की पार्टियों में घुसने का काम करते हैं। तो बहुजन मूवमेंट है वो बिल्कुल कमजोर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका कारण यही है कि निजी स्वार्थ। कैसे जोड़ा जाए फिर इसको? देखिए इसका जोड़ने का वही कारण है जो साहब मान्यवर काशीराम जी का एक कैडर हुआ करता था, वो कैडर आज हम देख रहे हैं कि वो धरातल से बिल्कुल खत्म हो गया है। तो जरूरत है उस कैडर को जिंदा करने की, क्योंकि जब तक वो कैडर जिंदा नहीं होगा, जब तक लोगों को वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तब तक लोग अपने जीवन को एक स्वाभिमान के साथ में, एक सम्मान के साथ में नहीं जी पाएंगे। अगर संगठन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को अपना मजबूत करना है तो जरूरत है उस साहब मान्यवर काशीराम जी के कैडर की। उस कैडर को घर घर तक पहुँचाना होगा। अपने बहुजन समाज की बहन बेटियों को, युवाओं को घर से निकाल कर बाहर लाना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि आज जो आप जीवन जी रहे हैं अच्छा, वो किसी और की देन नहीं बल्कि आपके महान पुरुषों की देन है। अगर वो इतना संघर्ष, समर्पण, बलिदान आपके लिए नहीं करते तो शायद आप ये जीवन नहीं जी रहे होते।
अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से